नमस्कार। कक्षा 11 के छात्रों का स्वागत है। अध्याय विनिमय विपत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज। पहले समझते हैं विनिमय विपत्र का अर्थ क्या है, क्या चीज़ होती है ये। आधुनिक युग में अधिकतर व्यावसायिक व्यवहार उधार किए जाते हैं, यानी कि जो व्यवसायिक लेन देन होते हैं, क्रय विक्रय के जो लेन देन होते हैं वो ज़्यादातर उधार में होते हैं, यानी कि कुछ समय बाद उसका पेमेंट मिलता है। उधार के कारण क्रेता को माल की प्राप्ति तो तुरंत हो जाती है, किंतु भुगतान भविष्य में प्राप्त होता है। भविष्य में वो करता है। क्रेता क्या है, उसको माल की प्राप्ति तुरंत हो जाती है, लेकिन उसको भुगतान कुछ दिनों के बाद या भविष्य में करता है, अर्थात भविष्य में करता है। क्रेता द्वारा माल के भुगतान के संबंध में विक्रेता को दिया गया आश्वासन मौखिक और लिखित दोनों प्रकार का हो सकता है, किंतु मौखिक आश्वासन पर ज़्यादा भरोसेमंद नहीं होता है, इसलिए लिखित आश्वासन के लिए लिखित प्रलेख तैयार किया जाता है, जिसमें देय राशि, भुगतान तिथि, भुगतान का स्थान आदि संबंधित शर्तें लिखी जाती हैं। जब यह लिखित प्रलेख क्रेता यानी कि जो माल खरीदने वाला है वो स्वीकार करके विक्रेता को लौटा देता है, तब इस लिखित प्रलेख को हम विनिमय विपत्र कहते हैं। यानी कि जब तक वो लिखित आश्वासन जो माल का क्रेता है, जो माल का विक्रेता है, वो एक लिखित आश्वासन पर लिखता है, एक लिखित प्रलेख लिखता है, जिस पर क्रेता के द्वारा स्वीकृति प्राप्त की जाती है। स्वीकृति प्राप्त होने पर, स्वीकृति जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक वो लिखित प्रलेख जो होता है, जिसमें भुगतान कितना है, भुगतान की तिथि क्या होगी या भुगतान कितनी अवधि के बाद होगा, ये सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं, और भुगतान कहाँ पर होगा, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। उस प्रलेख को जब तक क्रेता स्वीकार नहीं कर लेता तब तक वो लिखित प्रलेख कहलाएगा या ड्राफ्ट कहलाएगा। लेकिन जैसे ही वो क्रेता यानी जो माल खरीदने वाला है उस सारी शर्तों के अनुसार वो मान लेगा, उतना पैसे का जितनी धनराशि है उस पैसे को जब वो स्वीकार कर लेगा इस प्रपत्र को, तब स्वीकार करके विक्रेता के पास लौटा देगा, तब वो कहलाएगा विनिमय विपत्र, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जब तक लिखित प्रलेख स्वीकृत नहीं हो जाता तब तक यह ड्राफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्राफ्ट, यानी कि लिखित प्रलेख कहलाता है तब तक जब तक ये उस पर क्रेता अपनी स्वीकृति नहीं देता। जैसे ही क्रेता स्वीकृति कर देकर, यानी कि अपना स्वीकृत कर लिख कर और उस पर अपने साइन करके विक्रेता को लौटाता है, उसी टाइम उस प्रलेख को अब हम कहेंगे विनिमय विपत्र, यानी कि स्वीकृति के बाद विनिमय विपत्र कहलाएगा वो। विनिमय विपत्र की परिभाषा जो दी को समझते हैं। भारतीय विनिमय साध विलेख अधिनियम की धारा 5 के अनुसार इसकी परिभाषा दी गई। जो भारत का विनिमय साध विलेख है, यानी कि जो अधिनियम है, जो कानून है, उसकी धारा 5 में इस विनिमय विपत्र के लिए परिभाषा दी है। वो ये है, विनिमय विपत्र एक ऐसा शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, यानी जो व्यक्ति लिखता है उसके हस्ताक्षर होते हैं, तथा जिसमें लिखने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को, यानी अपने क्रेता को, जिसने माल खरीदा था, ऋणी को, यह लिखित व्यक्ति को आज्ञा देता है कि वह निश्चित धनराशि का भुगतान उसे अथवा निश्चित व्यक्ति को, जिसमें जिस व्यक्ति के लिए उसका नाम लिखा हुआ है, उस व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या विपत्र के वाहक को, यानी कि जो विपत्र को लेकर पहुंचे, वाहक का मतलब है जो विपत्र को लेकर उसके पास प्रस्तुत हो, यानी जो व्यक्ति विपत्र को उसके सामने क्रेता के सामने प्रस्तुत करे, उसको एक निश्चित अवधि के समाप्त होने पर कर दे। भुगतान करने के लिए एक आज्ञा पत्र होता है जिसको जो व्यक्ति आज्ञा देता है वह इस पत्र को लिखता है, और और उसमें ये लिखता है कि वो अगर किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिख रहा है तो उसका नाम लिखेगा, अगर स्वयं के लिए कह रहा है तो स्वयं का नाम लिखेगा, या किसी और अन्य व्यक्ति को भुगतान करने के लिए कह रहा है तो अन्य व्यक्ति का नाम लिखेगा, या निश्चित व्यक्ति जिसके लिए बोल रहा है वो, या उसके आदेशानुसार जिस व्यक्ति के पास वो विपत्र
उसमें उसके पास हो, जो प्रस्तुत करे विपत्र भुगतान के लिए, उस व्यक्ति को वो उतनी धनराशि का भुगतान कर दे। अब इस आधार पर हम विनिमय विपत्र के लक्षण यानी कि किस लिखित प्रलेख को हम विनिमय विपत्र कहेंगे वो समझते हैं। लिखित प्रलेख होना चाहिए, यानी कि लिखित में प्रलेख होना चाहिए। लेखक या आर्ता होने चाहिए, जो लेखक होगा वो उसका आर्ता होगा, यानी कि ड्रॉअर होगा। भुगतान प्राप्त करने वाला होगा। भुगतान का आदेश होगा ये, यानी किसी भुगतान का आदेश दिया जा रहा होगा कि इस व्यक्ति को भुगतान कर दो या मुझे भुगतान कर दो, यानी भुगतान का आदेश दिया जा रहा होगा। शर्त रही हो तो यहाँ में इसमें कोई शर्त नहीं होगी ये काम पूरा करने पर ही आप इसका भुगतान करें, ऐसा कोई शर्त नहीं होगी उसमें। शर्त रहित आज्ञा पत्र होगा ये। हस्ताक्षर लिखने एवं स्वीकार करने वाले के दोनों के हस्ताक्षर होंगे, लिखने वाले के भी हस्ताक्षर होंगे और जो स्वीकार कर रहा है उसके भी हस्ताक्षर इस पर होंगे। निश्चित धनराशि होगी, जो निश्चित धनराशि आपस में दोनों क्रेता और विक्रेता के मध्य निश्चित हुई है उस धनराशि का होगा ये। भुगतान की अवधि निश्चित तथा या तिथि निश्चित होगी। भुगतान की अवधि निश्चित होगी, 2 महीने या 3 महीने या कोई डेट विशेष निश्चित होगी। भुगतान का प्राप्तकर्ता भी उसमें लिखा हुआ होगा, किस व्यक्ति को, कौन व्यक्ति इसका भुगतान प्राप्त करेगा। प्रतिफल यानी किस चीज़ के बदले में ये प्राप्त किया जाएगा। स्टाम्प पेपर पर लिखित होगा, ये सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात है। यानी कि अगर ये लक्षण अगर किसी प्रलेख में पाए जाते हैं, किसी लिखित प्रलेख में पाए जाते हैं, तो हम उसको विनिमय विपत्र कह सकते हैं। विनिमय विपत्र के पक्ष 3 पक्ष होते हैं। लेखक या आर्ता, यानी कि जो लेखक है, जो लिख रहा है या जिसको रकम प्राप्त करने का अधिकार है। अस्वीकारकर्ता या देनदार या आरती, यानी कि जो स्वीकार करता है व्यक्ति, जो देनदार है, और या उसको आरती भी कहते हैं। प्राप्तकर्ता या अदाता, यानी कि जो प्राप्त करता है इस पैसे को, या अदाता, पेई का पेई, वो कहलाता है अदाता। अब बात करते हैं विनिमय विपत्र के भेद। प्रयोग के अनुसार विनिमय विपत्र 2 प्रकार के होते हैं, व्यापारिक विनिमय विपत्र और अनुग्रह विनिमय विपत्र। अवधि के अनुसार भी 2 प्रकार के होते हैं, दर्शनी विनिमय विपत्र और मुद्दती विनिमय विपत्र। तीसरा है भुगतान के अनुसार भी दो प्रकार के विपत्र होते हैं, प्राप्त विपत्र, यानी कि जो विपत्र हमें प्राप्त हुए हैं, और देय विपत्र वे होते हैं जिनका हमें भुगतान करना होता है। प्राप्त विपत्र का मतलब है जिनका भुगतान प्राप्त करना है, और देय विपत्र का मतलब है जिनका भुगतान हमें करना है। इस प्रकार विनिमय विपत्र के 3 प्रकार के आधार पर हम इनका भेद कर सकते हैं, प्रयोग के आधार पर, अवधि के आधार पर, भुगतान के आधार पर। अब बात करते हैं विनिमय विपत्र के पत्र के लाभ क्या हैं। भुगतान की निश्चितता, भुगतान निश्चित मिल जाएगा इससे, क्योंकि लिखित प्रमाण पत्र होता है। बट्टे पर बैंक से अगर किसी व्यक्ति को, जिसके पास ये विपत्र है, वो क्योंकि स्वीकृति किया हुआ, तो वो बट्टे पर भी अपनी बैंक से इसको भुना सकता है, यानी समय से पहले उसका भुगतान प्राप्त कर सकता है, और उसके लिए उसे कुछ ब्याज चुकानी, छूट, बट्टा देना पड़ता है। धन हस्तांतरण में सुविधा, इससे धन हस्तांतरण में सुविधा हो जाती है, यानी किसी अन्य व्यक्ति को अगर इसका धन का हस्तांतरण करना हो तो ऐसी स्थिति में इस बिल के द्वारा धन का हस्तांतरण किया जा सकता है। ऋणी को भुगतान में सुविधा, ऋणी को भी भुगतान में आसानी होती है, यानी कि उसे कुछ समय मिल जाता है भुगतान प्रदान करने के लिए, भुगतान देने के लिए। ऋण व माल विक्रय का लिखित एवं वैधानिक प्रमाण है। ये ऋण, यानी माल खरीदा है या माल बेचा है, और ऋण अगर किसी व्यक्ति को ऋण दिया है तो उसके लिए लिखित और वैधानिक प्रमाण है, यानी कि इसको विधान द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र है ये, तो इसके आधार पर हम कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। व्यापार के विस्तार एवं बिक्री में सहायक होता है, यानी कि जब हमें अधिक बिक्री अपनी बढ़ानी हो या व्यापार का विस्तार करना हो तो हमें उधार करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ये बहुत सहायक होता है। नकद मुद्रा के प्रयोग में कमी लाती है, इससे नकद मुद्रा का प्रयोग कम होता है, क्योंकि सीधा भुगतान हो जाता है। पारस्परिक सहायता में सहायक होता है, पारस्परिक सहायता में यानी आपस की सहायता करने में भी ये विनिमय विपत्र सहायक होता है। एक दूसरे की मदद के लिए भी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन, विदेशी व्यापार में विनिमय विपत्र का बहुत अधिक यूज होने होता है, क्योंकि विदेशी विनिमय विपत्रों द्वारा विदेशी भुगतान में सुविधा हो जाती है, जिससे आयात तथा निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।